After each sentence, start any. Papa has appreciated me. बच्चों, हमारा इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ ये टॉपिक रह रहा है। इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देख लें जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस may be the straight lines or curve drawn in the region or space such that साथ साथ लिखते रहें आप, ठीक है। टेंजेंट at every point of it gives the direction of electric field at that point, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये फैराडे ने दिया था, माइकल फैराडे ने। चार्जेस अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, कोई लाइंस वो जनरेट नहीं करते। लाइंस जो है वो हमने एक हाइपोथेटिकली हम लाइंस के माध्यम से फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लाइंस जो हैं वो फील्ड को रिप्रेजेंट करने का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो ये फैराडे ने दिया था। चार्जेस से कोई लाइंस नहीं निकल रही होती हैं। जैसे आपने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी होंगी। मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का हाइपोथेटिकल वे क्या है कि हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, लाइन से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक। उसी तरीके से इन द सेम वे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैट के लिए। कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या कहा मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बी द स्ट्रेट लाइंस या कर्व, कुछ भी हो सकती हैं। ये कुछ भी हो सकती हैं। इनके किसी भी पॉइंट पे अगर ये फील्ड लाइंस हैं, अगर मैंने इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है तो इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगी? इस पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट। तो पॉइंट ए पे फील्ड की जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन में है। यहाँ पे अगर फील्ड निकालनी है मैंने तो यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा तो ये फील्ड है पॉइंट बी पे, ठीक है। अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द रिलेटिव closeness of EFL electric field lines gives the idea about relative strength of electric field, relative strength of electric field, EF means electric field. The relative closeness of electric field lines gives the idea about the relative strength of electric field. क्या मतलब है इस बात का? अगर हमारे पास मान लो ये फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। ये किसी भी चार्ज का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये मैंने यहाँ पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया और ये पॉइंट सी ले लिया, ठीक है। जहाँ फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वहाँ लाइंस रिलेटिवली क्लोज होंगी, ठीक है। जहाँ लाइंस की क्राउडिंग है इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और अगर फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रही होगी तो लाइंस जो होंगी, लाइंस के बीच में सेपरेशन जो है वो क्या होगा? बढ़ रहा होगा। तो यहाँ इस फिगर से क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि पॉइंट ए पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है किससे? पॉइंट बी से। और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है किससे? पॉइंट सी से, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट हम देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड लाइंस।
प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL may be the straight lines, may be the straight lines. ये straight lines भी हो सकती हैं along which positive test charge, along which positive test charge would tends to move if it is free to do so. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे बी द स्ट्रेट लाइंस along which टेस्ट चार्ज कैसा होता था हमारा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड टेंड्स टू मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो. अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 1, अगली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL starts from positive charge and terminate on negative charge. प्लस चार्ज से स्टार्ट करती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या होती हैं? टर्मिनेट हो जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये पॉइंट आपको ये पता है, सारी बातें पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? चार्ज के मैग्नीट्यूड के. अगर आपने +1 कूलम के चार्ज के लिए 10 लाइंस ड्रॉ की हैं, तो नेक्स्ट पेज पे आप 0.5 कूलम के चार्ज के लिए कितनी लाइंस ड्रॉ कर रहे होगे? 5 लाइंस ड्रॉ कर रहे होगे. जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा, उसी के प्रोपोर्शनली आपने लाइंस के नंबर को बढ़ाना या घटाना है. अगर आप 1 कूलम के चार्ज को 100 लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो, 1 कूलम के चार्ज के फील्ड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो 100 लाइन से, तो 0.5 कूलम के चार्ज के लिए आपने कितनी लाइन ड्रॉ करनी होंगी? 50 लाइन्स ड्रॉ करनी होंगी. चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल लाइन्स को बढ़ाएंगे या घटाएंगे जब हम कॉपी में ड्रॉ कर रहे होंगे. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. क्लियर? अब अगर इन दो पॉइंट को हम देखें, अगर मान लो मेरे पास ये कोई चार्ज है +Q, इसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखनी है, तो अगर ये आइसोलेटेड चार्ज है तो लाइंस क्या होंगी? चार्ज से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो जाएंगे. इन्फिनिटी कौन सी जगह है इस चार्ज के लिए? इन्फिनिटी वो जगह है जहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है. ठीक है. तो लाइन जो है इस चार्ज से स्टार्ट होंगी और चार्ज से स्टार्ट होने के बाद कहाँ टर्मिनेट हो जाएंगी? इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो जाएंगी. ठीक है. ऐसे चार्ज से स्टार्ट करके लाइंस इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो रही होंगी. टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. अगर ये चार्ज मान लो Q1 है, मैं यहाँ लाइंस ड्रॉ कर दूँ, मैंने इतनी लाइंस ड्रॉ कर दी इसके लिए. ठीक है. और अगर ये चार्ज Q2 है, तो अगर ये अगेन आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज का मतलब वो चार्ज जो किसी दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है. अगर ये आइसोलेटेड चार्ज है तो चार्ज के केस में क्या होंगी? नेगेटिव चार्ज के केस में लाइंस इन्फिनिटी से आके चार्ज के ऊपर टर्मिनेट हो रही होंगी. लाइंस ऐसे इन्फिनिटी से आ रही होंगी और चार्ज पे टर्मिनेट हो रही होंगी. ऐसे लाइंस टर्मिनेट हो रही होंगी. ठीक है. अगर आपके पास ये 2 चार्जेस दिए हुए हैं और ऐसे लाइंस दी हुई हैं और आपसे क्या कहता है, ये 2 फिगर देने के बाद आपसे कहता है, मान लो सपोज फाइंड Q1 अपॉन Q2. तो अगर आपको Q1 अपॉन Q2 फाइंड करना हो इस फिगर से, तो आप नंबर ऑफ लाइंस गिने. सबसे पहले देख लें
कि Q1 Q2 रेशियो नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव क्यों मिलेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये रेशियो क्या है? नेगेटिव है। तो आपको ये रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए लाइंस को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो Q1 अपॉन Q2 माइनस 15 अपॉन, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो 15 अपॉन 16 ये Q1 अपॉन Q2 का रेशियो है। ठीक है, अगर आपको ऐसे रेशियो निकालने के लिए कहे तो आप ऐसे रेशियो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अगर हमारे पास सपोज, ये तो मैंने आइसोलेटेड चार्ज की फील्ड लाइंस दिखाई हैं, अगर आपको उसने ऐसे चार्ज दे दिया, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है मान लो ये चार्ज है प्लस Q और ये माइनस Q, दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चूंकि दोनों चार्जेस की स्ट्रेंथ सेम है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, तो जितनी लाइंस इसके लिए होंगी उतनी ही लाइंस इसके लिए होंगी। तो कैसे, अगर ये दोनों चार्ज इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इनकी लाइंस कैसे होंगी? लाइंस प्लस चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट कर जाएंगी। ठीक है, जितनी लाइंस इसकी होंगी उतनी ही लाइंस उसकी होंगी। जो चार लाइंस प्लस चार्ज से जो लाइंस निकलेंगी वो सारी की सारी लाइंस जो होंगी वो माइनस चार्ज पे जाके क्या कर रही होंगी? टर्मिनेट कर रही होंगी। अगर हमारे पास ये चार्ज है, मान लो ये चार्ज है प्लस 2Q और ये चार्ज है माइनस Q, अगर मैंने इसके लिए फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, AIT एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, फील्ड लाइंस ने ड्रॉ करवाई थी। अगर इसके लिए फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, चूंकि इस चार्ज की स्ट्रेंथ इससे डबल है, ठीक है, तो इसके लिए अगर 10 लाइंस आप ड्रॉ करोगे तो इसके लिए कितनी लाइन ड्रॉ करोगे? 5 लाइंस ड्रॉ करोगे। ठीक है, इसके लिए अगर 20 लाइन ड्रॉ कर रहे होगे तो इसके लिए कितनी लाइन ड्रॉ करोगे? 10 लाइंस ड्रॉ कर रहे होगे। इसकी लाइंस इसका हाफ होंगी, बिकॉज ये चार्ज इससे मैग्नीट्यूड में ये वाला चार्ज आधा है। तो कैसे दिखाओगे इसकी लाइंस? इसकी लाइंस ऐसे दिखाएंगे आप 1 2 3 4 5 लाइंस आपने यहाँ इस पे टर्मिनेट होती हुई दिखाई थी। डबल नंबर ऑफ लाइन दिखानी, 5 लाइंस आगे से पास कर जाएंगी, 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए? प्लस 2Q और माइनस Q का फील्ड लाइंस है। तो आप ध्यान रहे, एक चीज़ ध्यान रहे, एक एक फिगर आपकी कॉपी में आना चाहिए, ये सब एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और वो पॉइंट जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, याद करें पिछले लेक्चर से मैंने बताया, वो कहाँ लाई करेगा? छोटे वाले चार्ज की तरफ लाई करेगा। तो ABCD मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आया था, मोर देन वन करेक्ट में, एक उसने लाइंस के लिए टिक करवाया था और दूसरा उसने पूछा था वो पॉइंट जहाँ पर नेट फील्ड जीरो होगी वो कहाँ होगा? कहाँ होगा? टू द राइट ऑफ माइनस Q चार्ज। ठीक है, नल पॉइंट उसे कहते हैं। इधर नहीं होगा वो पॉइंट, इधर होगा। क्यों होगा? पिछले लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 4 कि नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो आप जानते हैं, 10th में भी आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। दो लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? कि अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप दो टेंजेंट खींच सकते हैं, एक इस लाइन के लिए एक इस लाइन के लिए। अगर आपने ऐसे दो टेंजेंट खींचे तो ये क्या होगा? ये दो टेंजेंट क्या होंगे? एक ही पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, एक ये और एक ये, जो कि इम्पॉसिबल है। एक पॉइंट पे फील्ड की कितनी डायरेक्शंस होंगी? ओनली वन डायरेक्शंस होंगी। इसलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, या टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसे लिख लें, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अगला क्या है? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, lines are straight, parallel and equispaced। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में लाइंस कैसी होंगी बच्चों? लाइंस ऐसी होंगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में।
स्ट्रेट होंगी लाइंस, पैरेलल होंगी एंड इक्वी स्पेस्ड होंगी। ये लाइंस स्ट्रेट लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, इन दोनों लाइंस के बीच के डिस्टेंस और इन दोनों लाइंस के बीच के डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बच्चों ऐसा फील्ड जिसके हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या बनी रहे, सेम बनी रहे, कांस्टेंट बनी रहे। यहाँ एट एवरी पॉइंट फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, जरा देखें ध्यान से। एक क्वेश्चन मैं इसमें दे रहा हूं, ये मैंने लाइंस ली हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं ये, बट आर नॉट इक्वी स्पेस्ड, इनके बीच का सेपरेशन वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस हैं, स्ट्रेट पैरेलल बट आर नॉट इक्वी स्पेस्ड। ठीक है, कैन अबव फील्ड लाइंस एग्जिस्ट, अबव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट, ये आपने बताना है मुझे आंसर सोच के कि लाइंस स्ट्रेट होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का सेपरेशन ये वेरी कर रहा है, तो क्या ऐसी फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, सोचेंगे। ठीक है, ऐसी फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, लाइंस स्ट्रेट पैरेलल और इक्वी स्पेस्ड हैं, तो ये लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस never formed closed loop फॉर्म नहीं करती हैं। एज क्यों फॉर्म नहीं करती हैं, एज दे डू नॉट स्टार्ट एंड टर्मिनेट ऑन द सेम चार्ज, ऑन सेम चार्ज, जिस चार्ज से स्टार्ट करती हैं उसी चार्ज पे जाके टर्मिनेट नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। अगर उसने आपको ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है आपके सामने, मान लो ये लूप है आपके पास और फील्ड ऐसी ड्रॉ की गई है, अगर ये फील्ड है तो ये कौन सी फील्ड लाइंस हैं, ये कौन सी फील्ड लाइंस है, देखें क्लोज लूप ये है, ये क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये क्लोज लूप नहीं है, ये लाइंस यहां से गई, ये लाइंस यहां से गई, यहां टर्मिनेट हो गई, ये लाइंस यहां से गई, यहां टर्मिनेट हो गई। तो ये कौन सी लाइंस हैं, ये आपकी लाइंस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी। ये क्लोज लूप है, तो ये कौन सी लाइंस हैं, कौन सी लाइंस ऑलवेज क्लोज लूप होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कौन सी लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्या होती हैं, क्लोज लूप होती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हैं। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और मे बी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, अभी हम कौन सा फील्ड पर पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं चार्जेस की वजह से, अभी हम स्टैटिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ रहे हैं। स्टैटिक चार्जेस के फील्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकती हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं होती हैं। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप होती हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्लोज लूप फॉर्म में भी द क्लोज लाइंस क्लोज लूप हो सकती हैं। कहाँ पढ़ना है हमने, चैप्टर नंबर 7 में। क्या है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से पैदा होता है, एक तो स्टैटिक चार्जेस की वजह से, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेरे बच्चों इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं।
और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप हो सकती हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं हो सकती। इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चैप्टर नंबर 7 या 8 में पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? तो अगर आपसे ये पूछ ले ये कौन सी लाइंस हैं क्लोज लूप, कई बार पूछ चुका है कंपटीशन में भी, बोर्ड में भी, तो ये कौन सी लाइंस हो सकती हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस श्योरली हो सकती हैं, और क्या हो सकती हैं? मे बी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL runs from higher potential to lower potential। कहां से कहां रन कर रही होती हैं? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर रन कर रही होती हैं। क्या मतलब है इस बात का? अगर आपके पास ये मान लो ये मैंने यूनिफॉर्म फील्ड ड्रॉ किया है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस फील्ड में मैं पॉइंट ले लूँ, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, मैं 3 पॉइंट ले लूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ रन करती हैं? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को रन करती हैं। तो अगर हम दिस मीन्स दैट जब भी हम फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो हम कहाँ जा रहे होंगे? हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ जा रहे होंगे, यानी हर एक बाद वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे कम होगा। क्लियर? यानी फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घट रहा होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होता है। तो यहाँ पर कहाँ किस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है? पॉइंट A का पोटेंशियल ज़्यादा है किससे? पॉइंट B से, और पॉइंट B का पोटेंशियल ज़्यादा है किससे? पॉइंट C से। ठीक है, इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस के लिए पोटेंशियल में वेरिएशन का होना ज़रूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, A, B, C तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल की एक ही वैल्यू होती तो यहाँ इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पोटेंशियल वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। क्या कहा मैंने? जहां पोटेंशियल कांस्टेंट होगा यानी वेरी नहीं कर रहा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। कहां होता है बच्चों पोटेंशियल कांस्टेंट? कहां होता है? इनसाइड कंडक्टर। अगर आपका कोई चार्ज मेटालिक कंडक्टर है, अगर आपका कोई चार्ज मेटालिक कंडक्टर है तो चार्ज मेटालिक कंडक्टर के अंदर एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। हमने पिछले लेक्चर में स्फेरिकल कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, 0 आई थी। क्यों आई थी 0? क्योंकि इंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर इंक्लूडिंग इट्स सरफेस इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल। समझ रहे हैं? पूरी बॉडी कंडक्टर के वॉल्यूम में अंदर हर एक पॉइंट पे, अगर मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल मेटालिक चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो उसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल है वही पोटेंशियल है इनसाइड एट एवरी पॉइंट। अगर सरफेस पे 16 वोल्ट है तो स्फीयर के सेंटर पे भी 16 वोल्ट, स्फीयर के अंदर किसी और पॉइंट पे हम जब पहुंच जाएं तो वहां भी 16 वोल्ट। एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, एक ही होती है, कांस्टेंट होती है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जो है वो क्या होती है? 0। ठीक है, इंटायर मेटालिक बॉडी ऑफ द कंडक्टर जो है वो कांस्टेंट पोटेंशियल पे होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ रन करती हैं? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें बच्चों, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल, इक्वी माने इक्वल, इक्वी माने इक्वल। तो इक्विपोटेंशियल का क्या मतलब हुआ? ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम है। ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू एक ही है, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। कौन सी सरफेस होती है वो? अभी मैंने बताया, अभी इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट मैंने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? एंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर इंक्लूडिंग इट्स सरफेस इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल।
यानी कंडक्टर की जो सरफेस है वो कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। कंडक्टर की सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। कंडक्टर किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सेम होती है। ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैं ब्रैकेट में लिख दूं सरफेस ऑफ कंडक्टर, आपके रेफरेंस के लिए याद रखेंगे, सरफेस ऑफ कंडक्टर। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती हैं। क्यों होती है नॉर्मल, ऐसा क्या शर्त है, नॉर्मल क्यों होना जरूरी है, ये हम पढ़ेंगे जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल में ही हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे उसी चैप्टर में। उसी चैप्टर में ये इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नॉर्मल होना क्यों जरूरी है, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नॉर्मल होंगी, ये हम अगले चैप्टर में इसका प्रूफ देख रहे होंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज में लिखना है। याद रहे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यानी मेटालिक सरफेस पे जब भी कंडक्टर होगा, मेटालिक सरफेस होगी, तो मेटालिक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज या तो 90 डिग्री पे आके टर्मिनेट हो रही होंगी अगर नेगेटिव चार्ज है कंडक्टर के ऊपर, या 90 डिग्री पे स्टार्ट कर रही होंगी, ऑलवेज नॉर्मल होंगी मेटालिक सरफेस पे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, in the region where there is no field, कहाँ नहीं होती है फील्ड, in the region where there is no field, no electric field, कहाँ पे नहीं होती है बच्चों फील्ड, कहाँ पे फील्ड नहीं है, inside conductor लाइन्स आर एब्सेंट, लाइन्स आर एब्सेंट। लाइन्स जो है किसको रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का हाइपोथेटिकल तरीका है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वहां पे लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, तो इसका मतलब मेटालिक बॉडी के अंदर से कभी भी फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही होंगी। ठीक है, तो मेटालिक बॉडी के अंदर से कभी भी फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगे। मेटालिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। और क्या कि मेटालिक सरफेस के मेटालिक कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज जो है कैसा एंगल बना रही होती हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं। तो मेटल के केस में लाइन सरफेस से स्टार्ट होंगी या सरफेस पे टर्मिनेट हो रही होंगी आके। क्लियर है बच्चों? अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, अगला पॉइंट है इफ, अगर इसको हम फिगर में ले ले, मान लिया जाए अगर हमारे पास ये कंडक्टर है, मान लो ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है बच्चों, ये कोई कंडक्टर है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, तो लाइंस कहाँ से चलेंगी, यहाँ अंदर इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। याद रखें, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड क्या है, कांस्टेंट। कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कंडक्टर भी 0 होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड वहीं पर होती है, ई इन वी इन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बच्चों वहीं पर होगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। याद रहे, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो इसलिए अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, 0। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, कांस्टेंट। यहाँ एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। वो कितनी है, जो कि इसकी सरफेस पे, अब इवन सरफेस पे भी अगर कोई पॉइंट ले लूं, वहां भी पोटेंशियल क्या है, एक ही है। कंडक्टर की इंटायर बॉडी पे इंक्लूडिंग इट्स सरफेस पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर हम फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो फील्ड लाइंस कैसे चलेंगी, सरफेस से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो रही होंगी। सरफेस पे कैसी होंगी, ऐसे होंगी, नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। ऐसे सरफेस से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगी। ऐसे अगर हम फील्ड लाइन ड्रॉ करें इस कंडक्टर के लिए, किसी भी शेप का कंडक्टर हो,
आर्बिट्रेरी शेप्ड हो या सिमेट्रिकल कंडक्टर हो, लाइंस आर ऑलवेज जो होंगी वो क्या होंगी, नॉर्मल टू द कंडक्टर होंगी। अगर ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है तो लाइंस बस टर्मिनेट हो जाएंगी 90 डिग्री पर आकर। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ई लाइंस कहाँ से कहाँ होंगी कंडक्टर में, ई लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड, ई लाइंस वहाँ होंगी जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, सरफेस से शुरू करके, इक्वल का साइन नहीं लगेगा, याद रहे इक्वल का साइन नहीं लगेगा, सरफेस से शुरू करके कहाँ तक होंगी फील्ड लाइंस, इन्फिनिटी तक होंगी। इन्फिनिटी कौन सी जगह है, वो जगह जहां इस कंडक्टर की वजह से फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसी तरीके से एक और पॉइंट देखें, ई लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस, ई लाइंस मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस। कहां पे, जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंपटीशन में पूछता है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर डिसकंटिन्यूअस जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस पे जस्ट लाइंस कैसी होती हैं, डिसकंटिन्यूअस होती हैं। ठीक है, कहां से कहां एग्जिस्ट करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सरफेस से इन्फिनिटी तक, यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, और जहां ई लाइंस होंगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहीं पर एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कंडक्टर कहां से कहां तक होगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहां से शुरू करके, सरफेस से शुरू करके इन्फिनिटी तक। तो मेटालिक बॉडी अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं करती। मेटालिक बॉडी अपने खुद के अंदर, अपने मटेरियल में उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं होती। कहाँ स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सराउंडिंग में, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो क्लियर हो गई मेरी बात, क्लियर है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने यहां दिखा दिया, क्योंकि एक पोटेंशियल सरफेस है, इसलिए लाइंस कैसी हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। ये वाला पॉइंट, इन द रीजन वेयर देयर इज नो फील्ड लाइंस आर एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखें, इफ अ कंडक्टिंग बॉडी इज इमर्ज्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी को किसी एक्सटर्नल फील्ड में इमर्ज कर दें तो क्या होगा, नो फील्ड लाइंस पास्ड थ्रू द बॉडी से कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं करती हैं, एंड फील्ड लाइन बिकम्स नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। फील्ड लाइन बिकम नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्या पॉइंट लिखा है मैंने, देखें ध्यान से। ये वो सिचुएशन है जिसमें मेरे पास चार्ज कंडक्टर है, मैंने चार्ज कंडक्टर लिया, एक्सेस चार्ज रिसाइड करता है कहाँ, ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं तो कहाँ जाता है, ओनली ऑन आउटर सरफेस। तो ये चार्ज कंडक्टर का खुद का अपना फील्ड है। ठीक है, ये चार्ज कंडक्टर फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो लाइन सरफेस से स्टार्ट होंगी नॉर्मली और इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे ये सिचुएशन है बच्चों, मेरे पास ये मेटालिक कंडक्टर है, मान लो ये मेरे पास कॉपर स्फीयर है, ये कॉपर स्फीयर है। ठीक है, ये कॉपर स्फीयर है, इस कॉपर, ये चार्ज स्फीयर नहीं है, न्यूट्रल स्फीयर है। मैं इस कॉपर स्फीयर को इमर्ज कर रहा हूं इस फील्ड के अंदर। मैंने इस कॉपर स्फीयर को इमर्ज्ड इन दिस फील्ड, मैंने इस कॉपर स्फीयर को इस फील्ड में इमर्ज कर दिया। अगर मैं इस स्फीयर को इसके अंदर डाल दूं तो क्या होगा, इसके अंदर डालने पर क्या होगा, जरा देखें ध्यान से। इस स्फीयर को जब फील्ड में डालूंगा तो जितना वॉल्यूम या जितनी जगह ये स्फीयर घेरेगा उतनी जगह से फील्ड वैनिश्ड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती इनसाइड द मेटल के अंदर फील्ड नहीं होती, तो इतने वॉल्यूम से फील्ड गायब हो गई। तो फील्ड गायब हो गई, अब फील्ड लाइंस कैसा शेप ले लेंगी, फील्ड लाइंस आएंगी ऐसे और ये फील्ड लाइंस होंगी।
ठीक है। फील्ड लाइंस ऐसे आके कंडक्टर की सरफेस पे ऐसे नॉर्मल हो जाएंगी, नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल। ये कहाँ, स्फीयर के, अगर स्फीयर पे हम नॉर्मल खींचे तो कहाँ से पास करता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास करता है, ठीक है। ये लाइंस ऐसे यहाँ आके कहाँ जा रही होंगी, नॉर्मल सेंटर पे जा रही होंगी, सेंटर पे। तो ऐसे फील्ड लाइन नॉर्मल हो जाएंगी, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऐसे। ऐसा शेप ले लेंगे लाइंस, ठीक है। अंदर एक भी फील्ड एंट्री नहीं कर रही होगी, ये फील्ड लाइन यहाँ 90 डिग्री पे होंगी, ये सब 90 के हैं, सब 90 का एंगल बना रही हैं, सब डॉट 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 करके लेके जाओ सेंटर पे जाके, ये सेंटर पे जाके मीट कर रही हैं, ठीक है। तो इतने वॉल्यूम से जितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहा होगा कंडक्टर, वहाँ से फील्ड क्या हो जाएगी, 0। और फील्ड वहीं लाइन्स वहीं ड्रॉ करेंगे जब फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी, तो यहाँ से फील्ड 0 हो जाएगी। तो एक भी फील्ड लाइन कंडक्टर से पास नहीं करेंगी, ठीक है। और फील्ड लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएंगी, नॉर्मल। अगर आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आप ये पाएंगे जितने पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। IIT एडवांस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे, ये दोनों पॉइंट में पूछे गए हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में करते हैं, शील्डिंग में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऐसा इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव इक्विपमेंट है, कोई इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव है कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज हुआ तो डैमेज हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे मेटालिक बॉक्स के अंदर बंद करके रखते हैं। मेटालिक बॉक्स जब भी फील्ड के अंदर आएगा तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है वो सेफ रहेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुँच पाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, 0। तो हमने शील्डिंग कर दी, उसको शील्ड कर दिया इंस्ट्रूमेंट को, किससे शील्ड कर दिया, इससे, मेटालिक बॉक्स से। तो मेटालिक बॉक्स में अगर हम केसिंग कर दें, या आप इसी मेटालिक बॉक्स में बंद हो जाएं और बाहर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा हो, तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मेटालिक बॉक्स के, हॉलो मेटालिक बॉक्स के अंदर अगर आप हैं, ठीक है, तो अंदर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, अंदर फील्ड क्या होगी, 0, ठीक है। इसलिए लाइटनिंग के केस में अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और बिजली लाइटनिंग हो रही है, बिजली गिर रही है, तो आपको कार से बाहर नहीं निकलना है। कार की बॉडी मेटालिक बॉडी होती है, अगर आपके आसपास बिजली गिर रही है तो आप कार के अंदर सेफ हैं, बाहर खड़े हो जाएंगे तो वो थ्रेटनिंग हो जाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। तो इसलिए एडवाइस ये किया जाता है कार में ही बने रहें, ठीक है। मेटालिक बॉडी, हॉलो मेटालिक बॉडी है। तो हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्या कहा मैंने, किस में करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। किस में करते हैं, शील्डिंग माने प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में करते हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL contracts longitudinally. Longitudinally means that is lengthwise. ठीक है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अगर आप एक रबर को खींचेंगे तो रबर क्या होता है, वापस कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, वापस सिकुड़ने की कोशिश करता है। यही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो फील्ड लाइंस है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसकी जो फील्ड लाइंस है, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज प्लस से स्टार्ट होंगे, नेगेटिव टर्मिनेट होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती हैं। ये लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, इनकी टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट करने की होगी। तो ये प्रॉपर्टी क्या एक्सप्लेन करती है, दिस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स दैट opposite charges
अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। आपसे पूछेगा 1 मार्क्स में वेरी शॉर्ट टाइप में कि लाइंस की वो प्रॉपर्टी बताओ जिसके तहत चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन एक्सप्लेन होता हो। तो लाइंस की प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लॉन्गिट्यूडनली, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो ये चार्जेस एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे। क्लियर। अगला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट्स लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने बनाई है बच्चों, क्यों बनाई है, लाइन से अपोजिट चार्जेस के अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर्टी हमने बनाई है, ठीक है। इसी तरीके से रिपल्शन भी लाइन से एक्सप्लेन हो रहा होगा। क्या है रिपल्शन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट्स लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। लेटरल प्रेशर किसे कहते हैं, दो सेम पोल ऑफ द मैग्नेट को करीब लाओगे, दो सेम पोल ऑफ द मैग्नेट को करीब लाओगे तो वो लेटरल प्रेशर लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट्स लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, ठीक है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, सेम चार्जेस की फील्ड लाइंस। तो ये प्रॉपर्टी किस बात को एक्सप्लेन करती है, दिस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, कि जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। कैसे, अगर ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है और ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है तो इन दोनों की फील्ड लाइंस ऐसे एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगा के एक दूसरे को ये लाइंस इसको दूर भगा रही होंगी, एक दूसरे को दूर भगा रही होती हैं, ये ऐसे दूर कर रही होती हैं। ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है कि सेम चार्जेस जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज फिनिश हो चुकी हैं। अगले क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट कर रहे होंगे। ओके देन, टाटा बाय बाय।